जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सिंह मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉड्यूल पेपर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इस मॉड्यूल पेपर के पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक के कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे क्लास की तरफ ध्यान देंगे। साथ में आपको रखना कि अपने क्लास को दोस्तों तक भी शेयर करना है। लाइक और कमेंट और बेल आइकन वाले घंटा को अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदुओं पर समद्विभाजित होती है। क्या करती है? समद्विभाजित। मतलब आपको क्या दिया गया है? दो सकेंद्री वर्त दिए गए हैं, उनमें जो बड़े वर्त की जीवा है वो छोटे वर्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो वो स्पर्श करती है, तो उस पर जो छोटे वर्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसे ये वाला है बड़े वाला वर्त, बना लेते हैं। दो सेकेंडरी वर्त है ना, एक अंदर है एक बाहर है, और एक ये वाला हो गया। हो गया। अब देखो ये वाला तो है, इसका मान लेते हैं कि छोटे वर्त का ये वाला केंद्र, दोनों वर्त का तो एक ही केंद्र होगा, क्योंकि एक ही केंद्र से तो खींचे जा रहे दोनों वर्त। अब देखो बड़े वर्त की जीवा है ये वाली, ये बड़े वर्त की जीवा है। ये देखो छोटे वर्त को क्या करे? स्पर्श करे। मतलब जो कोई वर्त होता है ये वाला, तो ये वाली देखो, ये वर्त की हमेशा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब जीवा इधर से भी कह सकते हो आप, और इधर भी कह सकते हो, वो दिक्कत थोड़ी है। तो ये जो बड़े वर्त की जीवा है, छोटे वर्त को क्या करे? स्पर्श करे। अब ये वाली देखो, ये वाली क्या है? छोटे वर्त की त्रिज्या हो गई क्या? छोटे वर्त की त्रिज्या हुई कि नहीं? ये देखो, ये तो इसका केंद्र हो गया। अब देखो, ये छोटे वर्त की त्रिज्या इस बड़े वर्त की जीवा को क्या करे? स्पर्श करी है। मतलब ये बिंदु मान लेता हूं P है भाई। अब ये वाली देखो जीवा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्पर्श करें, इसको मान लेते हैं A है, ये वाला हो गया B। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये अगर छोटे वर्त की क्या है? त्रिज्या है, इसका मतलब बड़े वर्त की तो त्रिज्या होगी। तो ये वाले मैंने बड़े वर्त की त्रिज्या ले ली भाई, ये वाले। ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों कि ये वाला, ये अगर समद्विभाजित होता, मतलब समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में, ये देखो समद्विभाजित होता, तो ये वाला भाग मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? दोनों बराबर है। आपको ये वाला सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप आसानी से हल कर लोगे। देखो, इससे पहले देखो आप ध्यान से, मैं एक बात बताऊं, आज से हम रचना करेंगे। देखो, इस ओ को मैं इस ए बी से मिला देता हूं। देखो जरा ध्यान। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर बच्चों इन दोनों त्रिभुजों का आप सर्वांग समछिद कर दो, देखो ये इसी तरह बन रहा है क्या? त्रिभुज ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हो गया O A B P, ये त्रिभुज बन रहा है। अब ये तीनों त्रिभुज अगर आप सर्वांग समछिद कर दो, तो ये वाली भुजा इस त्रिभुज के अपने आप बराबर हो जाएगी, इस भुजा के बराबर हो जाएगी। मतलब AP बराबर आपको क्या सिद्ध करना है? BP। ये वाला आपको सिद्ध करके लाना है, तो ये तो हो जाएगी। अगर जब आपको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं? संगत भाग और संगत कोण क्या हो जाते हैं? अपने आप ही क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों हम क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो चलो आप देखो सर्वांगसम कैसे सिद्ध करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अब क्या लिखना जैसे दिया है, दिया है, दिया में क्या दिया आपको? सबसे पहले तो दो सेकेंद्रीय वर्त, दो सेकेंद्रीय वृत्त। बच्चों देखो, इसको मैं छोटे वाले को दे देता हूं R1 और बड़े वाले को दे देता हूं R2, ताकि और सही रहेगा। ठीक है। दो सेकेंद्रीय वर्त क्या है? R1 और R2 है, जिनका जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है? O है। ठीक है। अब जिनका केंद्र A हो गया, और यहां से आप लिखोगे क्या? R1 वर्त की त्रिज्या, R1 वर्त की जो त्रिज्या है, ये छोटे वाला त्रिज्या, इसकी आपने क्या है? OP है। और R2 वर्त की त्रिज्या, R2 वर्त की त्रिज्या क्या है? R2 वर्त की त्रिज्या देखो, हमने तो ये वाली माने, ये तो हम अपनी तरफ से माना, क्या होगी? OA है। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिद्ध क्या करना आपको? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये सर्वांग सम वाला ही है। सिद्ध करना आपको
कि अगर इसने बोला कि समद्विभाजित करता है, स्पर्श बिंदुओं पे समद्विभाजित मतलब इस भाग को इस भाग के बराबर करता है, मतलब आपको करना कि एपी बराबर है किसके, बीपी के। ये वाला आपको सिद्ध करके लाना है। कोई दिक्कत? रचना की है तो रचना लिखिए आप। रचना क्या किया आपने कि केंद्र ओ को ए से मिलाया, कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो आगे, अब हल लिखो या उपपत्ति लिख दो, एक ही बात है। अब देखो बच्चों, उपपत्ति में क्या करना, आप सबसे पहले त्रिभुज लेना आपको ओ ए पी। त्रिभुज कौन सा लेना? त्रिभुज ओ ए पी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बच्चों? ओ बी पी। त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है। अब देखो मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, एक बार मैं समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। ये वाला जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, छोटा सा बना देता हूं, ओ ए बी पी। अब देखो सबसे पहली बात है कि ओपी, दोनों त्रिभुज हमारे के, इसमें भी ओपी आ रही है, इसमें भी, मतलब उभयनिष्ठ होगी। तो आप लिखोगे ओपी बराबर ओपी, क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरी आप देखोगे ये वाली, ये क्या है? ओ, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है? वर्त की त्रिज्या है। तो आप लिख सकते हो यहां से ओ ए बराबर ओ बी, क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या। अब दादा दूसरा तीसरी और कंडीशन क्या सिद्ध करेंगे आप? अब यहां से देखो बच्चों, अब तीसरी कंडीशन, हमें तो तीन कंडीशन करनी पड़ती है बराबर। अब ये अगर संधि भाजित करती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री पे है बच्चों। संधि भाजित करता है इसका मतलब 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 हो गया। तो मैं इसको दे देता हूं, जैसे कोण एक दे देता है, उसको दो दे देता हूं। अब देखो जब भी संधि भाजित करता है, इसका मतलब बच्चों को 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। कितने डिग्री पे करेगा? 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? कोण दो, क्या लिखोगे? 90 डिग्री। अब देखो दो तो भुजा बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दी। तो आपको पता कि दो भुजा एक कोण बराबर होता है, कौन से नियम से सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो आप लिख सकते हो अतः एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग, सर्वांग समता से। सर्वांग समता से आप क्या लिखोगे? लिखोगे कि त्रिभुज, कि त्रिभुज कौन सा है? ओ ए पी सर्वांग समय त्रिभुज किसके? ओ बी पी के। अब एक बात बताओ, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज का ये वाला भाग कौन सा? एपी, और इस त्रिभुज का कौन सा? बीपी। क्या हो गया बच्चों? बराबर। और बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? सीपी सीटी से, बस इतनी सी। ये तो आपको सिद्ध करना था ना, ये सिद्ध करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको ध्यान से रखना कि इसको करना, बस आपको जैसे डायग्राम बनाना आ जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से समझाने से बोला कि देखो, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। देखो ये तो छोटा वर्त है और ये वाला बड़ा वर्त है, इस बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर क्या करते हैं? संधि भाजित करते हैं। जो स्पर्श बिंदु है ये वाला, ये स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु कौन सा? पी। देखो मैंने एक बात भी आपको पिछले वीडियो में समझाया कि जब कोई वर्त को कोई स्पर्श रेखा करते हैं, मतलब ये स्पर्श बिंदु से जाती है, ये स्पर्श बिंदु हो गया। वर्त में हजारों स्पर्श बिंदु होते हैं, हजारों बिंदु से मिलकर तो क्या होता है? एक वर्त बनता है। तो ये वाला कोई स्पर्श बिंदु हो गया। तो इस स्पर्श बिंदु से क्या करते हैं? स्पर्श बिंदु पे संधि भाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या दोनों को बराबर बांटती है। आपको ये वाला सिद्ध करके लाना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस 19 का अथवा वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि वर्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। क्या बनाती है? समान कोण बनाती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो जैसे मैं खींचता हूं, एक वर्त है भाई ये वाला, सॉरी इसको देखो सही नहीं बना है, तो सही बना लेते हैं एक बार। तो ये एक वर्त है, ठीक है, वर्त हो गया। मैं यहां से कोई भाई बिंदु ले लेता हूं, जैसे भाई बिंदु से इस पर रेखाएं खींची गई है।
ये वाला हो गया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, देखो ये है, ये ऐसे देखो, ये वर्त का क्या होता है, ये तो देखो वर्त का केंद्र हो गया भाई, ठीक है, लेकिन वर्त का केंद्र से होके थोड़ी जाता है व्यास, तो व्यास तो ये होता है, मतलब जीवा तो ये होती है, जीवा तो ये होगी। अब जीवा से जो खींची गई है ना स्पर्श रेखाएं, ये जीवा से स्पर्श रेखाएं है। अब ये देखो जीवा से तो स्पर्श रेखाएं है, मैं दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, ठीक है, स्पर्श रेखा होगी। अब ये स्पर्श रेखा है ना, ये कोण क्या बनाते हैं, समान, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करना, आपको समान सिद्ध करना, मतलब समान सिद्ध बराबर है, मतलब आपको क्या कहा गया कि ये वाला। अब जैसे मान लो कि मैं इसको रचना कर देता हूं कोई भाई, अब ये बिंदु देखो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग किया तो इस बिंदु को आप दे देते हो सी। अब इसने क्या कहा, देखो ध्यान से, इसने बोला कि पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर है किससे, कोण पी बी, पी बी सी के। ये आपको सिद्ध करना, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों सबसे पहले देखो, आप ध्यान से इस वाली चीज को भूल जाओ। अब ये दोनों त्रिभुज है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या कर दो, सर्वांग सिद्ध कर दो, क्या कर दो, सर्वांग सिद्ध कर दो, तो ये हमारा काम आसानी से हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, ये चीज तो हमारे आसानी से हो जाएगी, ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे, तो ये भाग ये कोण तो ये कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं तो बराबर होती है। ये वाला तो आप जानते हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो अब देखो इसको सिद्ध कैसे करना है, तो इसको आप मिला देते हैं, थोड़ा आगे है ना, केंद्र तक तो मिला ही देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके जिसके भाई बिंदु P से जीवा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, PA और क्या है, PB है, PB है। दिक्कत आपको, देखो जो भी आपने किया ना वो दिया में है, दिया है ये बात की भाई स्पर्श रेखा है, और किसे, व्यास से, मतलब जीवा से, सॉरी व्यास का नाम आता है मेरे को, तो आप जीवा से खींच रहे स्पर्श रेखा है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना आपको कि कोण, या तो आप ऐसे लिख दो CAP, या ऐसे लिख दो PAC बराबर होना चाहिए किससे, कोण PBC के। ये आपको सिद्ध करके लाना है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। रचना भी की आपने, तो रचना कीजिए, आपने क्या किया है, रचना आपने ये क्या किया है कि बाह्य बिंदु P को O से मिलाया तथा OP पर एक बिंदु C लिया। कोई दिक्कत है, C है, देखो ये रहा ना C। अब देखो, अब आपको क्या करना, उपपत्ति में अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो उपपत्ति में क्या करना आपको, त्रिभुज कौन सा लेना, आपको त्रिभुज यहां से ले लो, या तो PCA, या तो ले CP, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, इसे त्रिभुज ऐसे में ले लो PAC, और दूसरा त्रिभुज क्या है आपके पास, त्रिभुज PBC में। देखो एक तो आप देखोगे यहां से क्या PC, ये PC देखो दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, तो आप लिखोगे PC बराबर PC, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, सॉरी थोड़ा सा सही लिख देते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी आप देखोगे ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो हमेशा बराबर होती है, ये भी आपको मैंने बताया है, तो यहां से आप लिख सकते हो PA बराबर PB, क्या है, स्पर्श रेखाएं। दूसरी आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से देखिए दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, अब यहां से ध्यान देखोगे बच्चों, ये वाला कोण, ये टोटल कोण है यहां से APB, टोटल कोण कौन सा, APB, इसका अर्धक कोण ये वाला, ये अर्धक कोण है कि आधा कोण है, मतलब समझिए आप यहां से लिख सकते हो कि यहां से कि कोण P, मतलब कोण ये वाला P, यहां से A
पी बी का अर्धक कौन सा कोण है? आधा कोण। मतलब ये वाला, या ऐसे कि ये वाला कौन सा कोण, इसका आधा कोण है। देखो यहां से हम लिखोगे कोण कौन सा? पी ए, यहां से ए पी सी, कोण ए पी सी, ये वाला ध्यान से देखना, ए पी सी अर्धक है, आधा है किस कोण का? ए पी बी, कोण ए पी बी का। ठीक है, दूसरा ये वाला कोण भी तो देखो, ये भी कोण ए पी सी, सॉरी मैंने इसी को लिख दिया क्या वापिस, यहां से वापिस लिख दो पी, यहां से बी पी सी, कोण बी पी सी आधा किसी इसी कोण का, तो आधा है ये भी ए पी बी का। ये वाला कोण बच्चों, ये वाला और ये वाला कोण, इस टोटल कोण का आधा है। देखो ये दोनों साइड बराबर होगी क्या? इसका मतलब आप लिख सकते हो कि कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी के। अब देखो आपने दो तो भुजाएं बराबर कर दी है और एक कोण बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते हो अतः एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो कि कौन से त्रिभुज है दोनों? आपने लिया त्रिभुज पी ए सी सर्वांग समेत त्रिभुज किसके? पी बी सी के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग से भी हो गए हैं तो ये कोण तो अपने आप ही बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? होगा ना? गया। तो यहां से आप लिख सकते हो अतः, अतः कोण पी ए सी बराबर है कोण किसके? कोण पी बी सी के। कौन से? सीपी सीटी से कह सकते हो आप, इतनी सीधा सीपी सीटी से। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। बस एक मेरे को हिसाब से मेरे को लग रहा हो कि आपको इसी क्वेश्चन में यहां दिक्कत आई होगी, यहाँ पे कि ये कोण, तो याद रखना है बच्चों ये पूरा कोण है, ये वाला तो पूरा कोण है, इसका आधा, तो आधा का मतलब अर्धा कोण है, मतलब अर्धा कोण बोलते हैं इसको। कौन सा कोण बोलते हैं? अर्धा कोण बोलते हैं, आधा कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आधा कोण हो गया, आधा आधा कोण दोनों को बराबर कर दिया, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो बस यही हमारा उत्तर है। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता देना, कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का एक बंटन निम्नलिखित है। इन आंकड़ों से कल्पित माध्य, देखो बच्चों अब तक हमने जो पिछले मॉड्यूल पेपर किया उसमें हमको डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि आपको कौन सी विधि से माध्य निकालना है, लेकिन इस विधि में आपको क्या कहा गया है कि आपको किस विधि का प्रयोग करना है? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए और साथ में आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। अब कल्पित माध्य विधि आप कौन सी जानते हो? जिसमें डी वाला मान होता है, क्या निकालते हैं? डी का मान निकालते हैं, वो वाले। तो यहां से देखो, अब यहां से आपको सबसे पहले क्या निकालना है? एक्स आई का मान निकालना है। जब भी आपको मान दे रखा ना, तो सबसे पहले किसका मान निकालना है? एक्स आई का मान निकालना है। सबसे पहले निकालोगे आप एक्स आई, जिसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालोगे? वर्ग चिन्ह निकालोगे। तो वर्ग चिन्ह निकाली। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं कि वर्ग अंतराल को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ो तो 10 + 25 बराबर कितना हो जाएगा? ये 35, और 35 में किसका भाग लगा दोगे? 2 का। किसका भाग लगाना है? 2 का। तो आपके पास कितना है? 17 दूनी 34, मतलब 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5। तो पहला आपके पास कितना आएगा? 17.5। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब आपको बार बार नहीं देखना, अब इसका अंतराल देखो कितने का चल रहा है। 10 में आपने कितना जोड़ोगे? 25 हो जाए, तो आप देख रहे हो कि 15। कितना जोड़ोगे? 15। 15, अब इसमें 15 जोड़ते जाइए, हर एक में 15 जोड़ोगे तो आपके नीचे आ जाएगा। 15 जोड़ी इसमें, तो 15 जोड़ोगे तो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास? 15 जोड़ोगे 20 30, मतलब 32.5। फिर 15 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 47.5। और फिर 15 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 62.5। ठीक है, और फिर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 47.5। और फिर 15 जोड़ोगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 92.5। इस तरह आपको निकालना है। तो ये वाला तो हो गया मेरा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे कोई कल्पित माध्य मानना पड़ेगा इसमें से। तो कल्पित माध्य मान लीजिए आप कोई भी। देखो बच्चों एक बात आपको याद रखना, ऊपर वाले दोनों मानों को छोड़ देना है। ऊपर वाले को देखो, दोनों मानों को छोड़ना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए दोनों को छोड़ना। बाकी आप नीचे वाले को किसी को भी ले लो, आपकी जो भी इच्छा किसी को भी ले लो, मान उत्तर एक ही आएगा आपका। जैसे कभी सर आपको कोई कहता है कि आपको मध्य वाला मान मिला, नहीं मैं ये वाला ले लेता हूं, ए का मान। कल्पित माध्य मैंने ये मान लिया, क्या माना मैंने? ए मान लिया, ये वाला है ना 75.5, ये मैंने कल्पित माध्य मान लिया। उसके बाद में आपको क्या निकालना है? यहां पे हमें निकालना है डी आई।
डी आई निकाल, डी आई निकलता कैसे है? तो डी आई निकलता, आपको क्या करना, वर्ग चिन्ह में से, वर्ग चिन्ह में से आपको क्या करना, कल्पित माध्य घटा देना है, तो आपके पास आसानी से मान आ जाएगा। तो देखिए, अब वर्ग चिन्ह में से मतलब आपको क्या करना है, एक्स आई में से, मतलब इस वर्ग चिन्ह में आपको इस कल्पित माध्य को घटाना है। मतलब अब देखो, एक्स आई आपके पास ये है और ये वाला कल्पित माध्य, एक्स आई मतलब 17.5 में से कितना घटाना आपको, 77.5। तो अब तो ये तो क्लियर हो गया कि उत्तर तो आएंगे माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, पहले ऐसे घटा लो, 77.5 में से 17.5 घटा लो, तो 0.7 में से 7 गया 0, यहां बच गया 6, तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 60। कितना बचेगा, माइनस के 60। अब एक चीज देखोगे बच्चों, इसमें अंतर कितने का चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है, आप अंतर देखोगे कितने का अंतर चल रहा है, 15 का। 15 कम करते चलिए, 15 कम कर दीजिए, 10 करे 50, 50 में कितना होगा, माइनस के 45, फिर 15 कम कर दीजिए, तो अगर 15 कम करोगे 5 ही निकल गया, तो बच गया माइनस के 30, फिर कम कर दीजिए 15, तो बचेगा माइनस के 15, हो गया। और आप कम करोगे मतलब 77 को, तो ये आएगा 0, अब आगे जोड़ दो 15, ये कितना हो जाएगा, अब की बार आएगा 15 ही। देखो 92.5 में से 77.5 घटाओगे ना, तो 0.12 में से 7 जाएगा 5, यहां कितना बच गया, 1, तो 15 ही बचेगा, ये वाला हो गया। इस तरह आपको निकालना है। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, उसके बाद में क्या निकालना आपको, एफ आई डी आई। अब डी आई का मान तो आपके पास आ गया, आप निकालना एफ आई डी आई, यही तो निकालना है, बिल्कुल आसान है। ये डी आ गया और ये रहा एफ का मान, आपके एफ का मान ये वाला, तो गुणा कीजिए, इस वाले को 60 को करोगे तो माइनस के 120, 45 दूनी 90, 15 का 5 असल के 1 4 के 12 1 13, कितना हो गया, माइनस के 135, 7 से गुणा करो 30 को, माइनस के 210, 15 मैंने 6 90, तो ये हो गया 90, 0 को 6 से गुणा करोगे 0 ही आ गया, और 6 कितना हो जाएगा 90, फिर 90 हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मान निकालना आपको, तो इसका मान निकालोगे तो देखो ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90, तो 90 से 90 तो कैंसिल हो गया। अब देखो बाकी का ऊपर जोड़ दो, माइनस का 120, माइनस का 135, माइनस का 210, 5 6 और ये हो गया 4, तो ये टोटल कितना आएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं इसे, तो ये आ जाएगा माइनस के 465, कितना आएगा, माइनस के 465। ठीक है, तो ये वाला आ गया आपके पास माइनस के 465। अब देखो आपके पास, आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि जानते हो आप, कौन सी होती है, कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि तो क्या होती है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही तो विधि होती है। ठीक है, अब यहां से देखो आपके पास ए का मान तो आपने कितना निकाला था, ए का मान कितना था आपके पास, यहां माना था आपने 77.5, ये तो आपने माना था। उसके बाद में आपके पास देखो सिग्मा एफ आई का डी आई ये रहा, और सिग्मा एफ आई ये आएगा आपका सिग्मा एफ आई, तो ये टोटल कितना 30, कितने टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 30 है, तो रखिए आप सूत्र में, तो एक्स बार बराबर कभी आते 77.5 प्लस यहां पे आपके पास कितना है, माइनस के 465 और बटे में कितना आएगा 30, क्योंकि सिग्मा एफ आई का मान कितना 30, तो यहां से आपके पास कितना आएगा 77.5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 465 बटे 30, तो जरा भाग लगाइए। अब इसमें भाग लगाओगे आप, तो 30 दूनी 30 से कम 30, 465 में देखो 465 में आप भाग लगा लीजिए एक तरफ के, 30 से कम 30, फिर कितना बच गया आपके पास 30 40 16 बच गया, फिर 16 में जाएगा ना 30 हो गया, 16 30 दूनी 60, ये हो गया 5 3 15 6 3 18, तो 5 पर जाएगा, क्योंकि 5 3 15 150 6 3 18 ज्यादा चला 15 15 हो गया, फिर 150 मतलब 60 15 बच गया, फिर 15 में जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, हो गया कितना, फिर कितनी बचाएगा आपकी बार, फिर आपके पास क्या 3 पंजो 15 5 पर, तो ये आपके पास टोटल कितना आएगा 15.5, कितना आएगा 15.5, तो यहां से आपके पास आएगा 77.5 माइनस 15.5, तो घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0 पॉइंट, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 1 गया, कितना गया 6, तो आपके पास कितना आएगा टोटल 62, तो आपका माध्य कितना आ गया, एक्स बार बराबर कितना आ गया टोटल 62, तो माध्य कितना आ गया आपका, कल्पित माध्य कितना आएगा टोटल 62 उत्तर आएगा। अब देखो इससे भी 62 आ रहा है, और आप अगर मध्य का मान लोगे, मध्य का इन दोनों मानों में से कोई एक लोगे तो भी आपका उत्तर 62 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
आप ये मत सोचना कि सर माने किसको कल्पित ना, मध्य वाले को माने, ऊपर वाले दो को छोड़ के बाकी नीचे वाले को किसी पे भी मान लेना, उत्तर आपका सेम आएगा। देखो मेरे पास पूरा 62 आ रहा है और वैसे भी 62 आएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए इसका बहुलक कैसे निकालते हैं, तो इसको तो मिटा देते हैं हम। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछ लिया है, परीक्षा में भी ऐसे ही पूछेगा। अगर क्वेश्चन दे रहा, अच्छा सा क्वेश्चन देगा ना, तो ऐसे ही पूछेगा। बस इसी में से हम निपटारा कर देंगे बहुलक का। देखिए जरा, अब बहुलक क्या होता है, वो तो सबसे ज्यादा संख्या, मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वही हमारा बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 7। तो लिखोगे, इसे मानोगे F1, इसे जस्ट ऊपर वाले को मानोगे F0, इसे जस्ट नीचे वाले को मानोगे F2। अब जो 7 के सामने वाला है वहां रहेगा L का मान, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, F0 का मान कितना आपके पास 3, F1 का मान कितना है 7, F2 का मान कितना है 6, ठीक है। और यहां से H का मान निकालना चाहो, H का मान निकालोगे तो यहाँ देखो अंतराल कितने का चला, 15। तो यहां से आपके पास H का मान कितना आ गया, 15। वर्ग अंतराल कितना आ रहा है आपके, सो वर्ग अंतराल ऐसे लिखना आपको परीक्षा में। वर्ग अंतराल आपने लिया है 40 से 55, कितना 40 से 55, इसका मतलब L का मान कितना आपके पास 40, कितना है 40, क्योंकि ये तो है 40, 7 का सामने वाला, इसके सामने वाले लेना है, ये वाला, ठीक है। अब देखो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये तो बहुलक का सूत्र होता है। L का मान है आपके पास कितना है 40, प्लस F1 कितना है 7, F0 कितना है 3 बटे में 2 गुणा F1 कितना है 7 माइनस F0 3, F2 कितना 6 माइनस के H का मान कितना 15। कोई दिक्कत है आपको, 40 प्लस, तो यहां से देखिए 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 4, यहां से क्या आएगा 7 दूनी 14 और 3 कितना 9, और गुणा में क्या आपके पास 15। तो यहां से देखो कितना बचेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, यहां पे 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। तो 40 प्लस 4 बट्टे 5 गुणा 15, 15 काटो 5 दिए 15, तो ये हो गया कितना 40 प्लस 4 गुणा 3, तो ये कितना आएगा आपके पास 40 प्लस 4 दिए 12, कितना आएगा 4 दिए 12 हो गया ना। तो आपके पास टोटल कितना आएगा आपके पास 50 52, कितना आएगा 52। तो आपका बहुलक कितना आएगा 52 आएगा आपका, ठीक है। तो टोटल बहुलक कितना आ गया आपका, उत्तर 52, यही आपको उत्तर। फिर से समझ लीजिए, आपको सबसे ज्यादा बारंबारता वाला आपका क्या रहेगा, F1 का मान, मतलब F1 मानेंगे, उसे जस्ट ऊपर वाला F0, उसे जस्ट नीचे वाला F2, F1 के जस्ट जो वर्ग अंतराल होगा उसी में हमारा जो निम्न सीमा होगी वो किसका मान होगा, L का मान। H का मान होगा इसमें अंतराल, कितने का अंतराल चल रहा है, मतलब कितना जुड़ के आगे बढ़ रहा है निम्न सीमा में, उस सीमा बनने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है, वो आपका क्या रहेगा, H का मान रहेगा। इस तरह में बहुलक निकाला है, तो बिल्कुल आसान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्न आंकड़ों किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों, मतलब 100 छात्रों के एक विशेष सत्र में दिए गए हैं। इस बंटन का आपको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब आपको निम्न आंकड़ों में किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 100 छात्रों के एक विशेष सत्र में दिए गए क्या है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन विशेष सत्र में दिए गए हैं, विशेष सत्र में, एक विशेष सत्र में दिए गए हैं, ठीक है ये सही है। तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना। तो सबसे पहले बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो 10 से कम है, 20 से कम है, तो इसका सही से पहले हम वर्ग अंतराल सही रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल सही रूप में लिखेंगे। तो इसका वर्ग अंतराल सही रूप में लिखने के सबसे पहले अंक हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अंक। अब देखो वर्ग अंतराल सही रूप में लिखना है, इसका मतलब आपको सबसे पहले वाला अंक तो आपको ऐसे लिखना है 10 से कम, इसको ऐसा कैसा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा आपको वर्ग अंतराल बनाना, तो आपके 20 में आ रहे ना, इसका मतलब यहां से लिखोगे 10 से 20। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 10 से तो कम वाले ऊपर है, ये तो 20 से कम है, इसका मतलब 10 से कम वाले 20 के अंदर शामिल हो रहे हैं क्या, तो इसका मतलब ये आएगा। उसके बाद में आपको लिखना है 20 से 30, 20 से 30, फिर क्या लिखोगे आप 30 से 40, फिर क्या लिखोगे 40 से 50, फिर क्या लिखोगे 50 से 60, फिर क्या लिखोगे 60 से 70, और फिर लिखोगे 70 से 80।
ठीक है। उसके बाद में इसकी संख्या को, छात्रों की संख्या भी तो सही रूप में लिखनी पड़ेगी ना हमें, ये भी तो सही नहीं है। तो ये क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, इसको भी सही लिखो। अब कहोगे सर इसको क्यों, अब 10 से कम है वो कितने, 7। अब देखो 10 10 से 10 से लेकर कहां तक जाने, 20 से, इसका मतलब याद रखो कि 21, इसमें कौन 10 वाले भी शामिल हो रहे हैं क्या, 10 से कम वाले भी शामिल हो रहे हैं। देखो 10 से कम वाले शामिल हो रहे हैं ना, 10 से कम वाले कितने, 7। तो ये आपको कम कर देना, इसमें से 21 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत है। अब आपकी बार 20 से कम, देखो 20 से कम वाले, 20 से, ये तो 20 से क्या है, 30 से अधिक वाले हैं, 34। तो क्या 30 से कम, मतलब इसमें 30 से कम का मतलब इसमें 20 वाले भी शामिल हो रहे हैं। हमें तो 20 से आगे वाले, इस अंतराल का मतलब 20 से 30, 20 या 20 से अधिक वाले, लेकिन 30 से कम वाले, तो ये तो क्या है, 20 वाले तो यही रहेंगे, 20 से अधिक वाले लेने, तो इसका मतलब ये कौन से कम कर देंगे, इसमें 34 माइनस 21 कम कर देंगे, क्योंकि ये 20 से कम वाले हैं 21, तो इसको कम कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा आपके पास, 3, और ये आएगा 1, 13। ठीक है, उसके बाद में देखो 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया ये वाला। अब 30 से 40, 30 से क्या है 40, इसका मतलब 30 से ऊपर वाले, 30 या 30 से ऊपर वाले, लेकिन 40 से कम वाले इसके अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ तो 30 तक तो यहीं आगे क्या, 30 से ऊपर वाले हैं, तो 30 से यहाँ पे क्या करोगे आप, 46 में, ये जो 34 है ये तो 30 से कम, 30 वाले हैं, इसको कम कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2, और 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही आपको कम करते लेके आना है। अब देखो 66 में से आप क्या कम कर दोगे, 46, तो कितना आएगा, 6 में 6 गया 0, और 6 में से 4 गया 2। ऐसे ही आप यहां क्या करोगे, 77 में से 66 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। ऐसे आप 92 में से कितना कम कर दोगे, सॉरी 92 में से कितना कम कर दोगे, 77। तो देखो यहां 2 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ठीक है, 8 में से कितना जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। ऐसे आपको क्या करना है, यहां से 100 में से कितना घटाना आपको, 92, तो कितना बचेगा आपके पास, 8। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो हमें तो क्या लेना है, ये 10 से 20 है, जबकि 20 से कम वाले तो इसके पीछे पीछे लगे, क्या इसके नीचे नीचे वाले लगे, तो वो वाले लेने नहीं, उसको घटाना, कम करना है, तो हम कम करते ले आए। इसका मतलब आप देखो, इसको सही अंतराल में एक बार मैं आगे एक साइन लिख देता हूं, वैसे ये तो आपको जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं, बाकी सही रिलेटिव में ये आ गया क्या मेरे पास, ये वाले आ गए क्या, रिले में तो ये वाले आ गया आगे। अब देखो, अब यहां से हम बहुलक निकालेंगे तो वही कंडीशन देखना, सबसे अधिक वाला, सबसे अधिक बारंबारता, मतलब ये एफ का मान तो आया हमारे पास, ये वाला मान तो यहाँ है, तो सबसे अधिक कौन सा देखे जरा, 15, ये सॉरी 20 है, तो 20 क्या होगा हमारा, F1। उसके इसके 0 ऊपर वाला क्या होगा, F0, नीचे वाला क्या होगा, F2। अब देख लो इसके, इसका वर्गांतर कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये क्या, ऊपर देखो 3, क्या ज्यादा तो नहीं बच गया, 4, ठीक है सही है, ये वाला हो गया। 40 से 45, 50 ये वाला है ना, तो यहां से आप लिख सकते हो कि वर्ग अंतराल क्या आपका, वर्ग अंतराल 40 से 50, तो इसका मतलब L का मान कितना आ गया आपके पास, 40। ठीक है, यहां से आपके पास F1 का मान कितना है, 20, F0 का मान कितना आपके पास, 12, F2 का मान कितना है, 11, H का मान कितना आपका दे लो, 10 से 20, मतलब 10 का अंतर चल रहा है, और किसका बच गया, और तो कोई है नहीं, और आपका L का मान बच गया, L का हमने ले लिया। तो अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, आप लिख लो, बहुलक बराबर L प्लस सिग्मा F, सॉरी सिग्मा का नाम आ गया F1 F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 F2 गुणा H। तो यहां से L का मान कितना आपके पास, 40, प्लस F1 कितना आपके पास, F1 20, F0 कितना है, 12 बटे में 2 गुणा 20 माइनस क्या हो जाएगा, F0 12 माइनस कितना आएगा, F1 ये 11 है, तो यहां आएगा 11, और गुणा में H का मान कितना है, 10। ये हो गया 40, 20 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 8, 20 दूनी 40, 12 और 11, 11 दूनी 12, 11 दूनी 22, चलिए कितना हो गया, 23। ठीक है ना, 23 हो गया, और बटे में गुणा में कितना है, 10। तो यहां से आएगा 40 प्लस 8, यहां कितना, 40 में से 23 जाएंगे, 20 गया, 20 या हो गया 17, और गुणा में कितना है, 10। अब देखो ये 10 हमेशा गुणा होता है ऊपर वाली संख्या से, हो गया 40 प्लस 80 बटे 17। तो यहां से क्या आएगा, 40 प्लस 17 वाले 17 आएगा, 34 17 चौक 68, 17 85 ऊपर चला जाएगा क्या,
अब भाग नहीं जाएगा, 68 भाग 69 70, बचा आपके पास 12, 12 भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाइए, अब हो गया 0। 17 कितना हो जाएगा 119, बस ये वाला आपको जोड़ देना, तो ये कितना आ जाएगा 44.7। तो आपका भौगोलिक कितना आ गया 44.7, यही आपका उत्तर है। इस तरह आपको भौगोलिक घन का, आपको वर्गअंतर सही नहीं देगा, उसको वर्गअंतर को सही बनाना, उसके बाद में इसको शुरुआत करनी है। अब वर्गअंतर सही है नहीं, ये कम 20 से 40 कम, इसको हमने वर्गअंतर के रूप में लिख दिया सही क्रम में, उसके बाद में हमने इसका बारंबारता सही रूप में निकाल ली, बस ऐसे हमें क्या निकालना है, भौगोलिक निकालना है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो वे संख्या याद कीजिए। तो आपको क्या लिखा है, तो वे संख्या याद कीजिए, तो संख्या याद कीजिए। इसे बोला दो संख्या का योग कितना 48 है। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या होना चाहिए, वो संख्या पता होनी चाहिए, दूसरा क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे, माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, उसके बाद में लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब शर्त आपके पास कितनी है, 2 है, तो आप लिखोगे पहली शर्त। पहली शर्त में इसने क्या कहा है आपसे, पहली शर्त में कहा कि दोनों संख्या का योग कितना है 48, मतलब x प्लस y को जोड़ोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, आपको 48 मिलेगा। कितना मिलेगा, 48। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे इसने बोला कि दूसरी शर्त में आपको क्या बोला इसने, कि दोनों संख्या गुणनफल, मतलब x और y को आप गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 432 प्राप्त होगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या निकालना है, उत्तर निकालना, मतलब संख्या बतानी है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है। आपको समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से यहां क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 48। इस एक चर का मान निकाल दीजिए, जैसे मैंने x का निकाल दिया तो ये हो गया 48 माइनस वाई, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जो प्रतिस्थापन विधि करते हैं उसी तरह से, क्योंकि प्रतिस्थापन तो करें समीकरण का, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो रखिए x के स्थान पे रखेंगे, तो यहां से क्या आएगा 48 माइनस वाई गुणा में y बराबर 432। अब इस y के अंदर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 48 वाई माइनस y को y से गुणा करो, वाई स्क्वायर बराबर 432। अब देखो ये y वाला पद क्या है, हमारे दी घात समीकरण बन गया, ये है माइनस का, इसको प्लस का बनाएंगे, इस पूरे को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 48 वाई प्लस 432 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 432 को ऐसे टुकड़े करने हैं बच्चों आपको, कि जोड़ने पे तो हमारे पास कितने आने चाहिए, माइनस के 48, और गुणा करने पे वापस कितने आने चाहिए, आपके पास टोटल कितने आने चाहिए, टोटल आपके पास आने चाहिए 432। तो अब कैसे निकालना चाहोगे, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को, इसके गुणा में कुछ है क्या, इसके गुणा में कुछ है, कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं, तो इस पहले और अंतिम पद को क्या करना, गुणा करना है। 432 को आप 1 से गुणा कर लो, कितना आएगा 432। अब इस 432 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 2 का भाग लगाए, 2 दूनी 4, 3 2 एकम 2, फिर एक बच गया 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 2 का लगाओ 1, फिर आएगा 0 8, फिर 2 का लगाओ 5, फिर आएगा 4, फिर 2 का लगाओगे कितना आएगा 2, और फिर आएगा 7। अब तो नहीं जाएगा, अब लगाओ 3 का, 3 तिया 9 तिया 27, फिर जाएगा 3 का, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब देखो इस तरह बनाना आपको, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 जोड़ो इसे कितना होता है 7 दूनी, ये से तो नहीं आएगा ये, क्योंकि हमें तो चाहिए 48 चाहिए, तो 48 नहीं आएगा, क्योंकि 27 और ये तो होते हैं 6 दूनी 12 13 असल की 43 होता है। इस तरह तो काम नहीं बनेगा, तो इस तरह और कोई तरीका लगाएंगे हम। तो यहां से मैं देख एक बार कर लेता हूं, जैसे 9 9 दूनी कितना हो गया, 9 दूनी में इधर से गुणा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ठीक है, अब ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 4 ती 12, चलो ये जोड़िए 8 और 4 हो गया क्या, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा आपके पास 36 और 12। देखो ऊपर नीचे कर लेना आपको,
इन संख्या को ऊपर नीचे, जैसे मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, 2 गुणा 2 गुणा, मैं लिख दिया 3 गुणा 3, और फिर मैंने इसको वापस लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, जो हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब इनको गुणा करोगे तो आपके पास 432 ही आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, जोड़ने पे, मतलब आपको क्या लिखना है। अब यहां तक तो समझ में आया कि आपको कैसे करना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं मिटाऊंगा इसे। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि 36 को 12 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 432। लेकिन सर हमें तो 432 लाना नहीं है, हमें तो ये जोड़ने पे 48 आना चाहिए। तो आप जोड़ो 36 प्लस 12 कितना होता है, 48। लेकिन ये तो प्लस के आ रहे हैं, हमें तो माइनस के चाहिए। तो मैं करूंगा माइनस के 36 और माइनस के 12, तो कितना हो गया, माइनस के 48। अब देखो 48 के साथ क्या, वाई, तो आप वाई यहां भी लगाओ, वाई यहां भी, और वाई यहां भी लगा दो। तो इस माइनस 48 के स्थान, 48 वाई के स्थान में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 36 वाई माइनस के 12 वाई प्लस के 432 बराबर 0। अब यहां से दो दो के जोड़े बना लो। तो यहां से आप ध्यान देखोगे, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, वाई, वाई कॉमन लोगे तो या तो बचेगा वाई, या बचेगा माइनस के 36। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, यहां से देखो, या माइनस के निशान पहले माइनस का लगाओ, हमें तो अंदर से क्या चाहिए, वही चाहिए, वाई माइनस 36 चाहिए बच्चों। ये तो फिक्स हो गया कि ये तो आना ही है, इसका मतलब ये 12 का काम नहीं, इस 12 को यहां उतार दो, सेम यही पोजीशन आएगी, दोनों ऐसे के ऐसे लिख देना है, बिल्कुल। अब ये दोनों कॉमन आ गए तो इसे बाहर निकालो, तो वाई माइनस 36, तो यहां से ये आ गया, तो यहां तो बचा वाई, और यहां बचा माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लिख सकते हो यहां से, यदि यदि y माइनस 36 बराबर 0, या फिर क्या हो सकता है, y माइनस 12 बराबर 0। अगर y बराबर 36 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 36। अगर ये y बराबर है तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, 12। आपके पास एक संख्या तो आ गई, दूसरी संख्या तो क्या आ गई आपके पास, 36 और 12 होगी, आपको निकालनी है जैसे। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर किस में रख दोगे आप, समीकरण नंबर 3 में रख दो y के मान। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 3 में y के मान रखने पर जब जब आप क्या लोगे, y बराबर 36, y बराबर 36 लोगे तो यहां से x का मान क्या आएगा, x बराबर 48 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा, 12। और जब आप क्या लोगे, जब y बराबर आप लोगे 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 12, तब कितना आ जाएगा आपके पास, 36। तो यही आपके पास संख्या, तो आप लिख सकते हो अतः अतः वह संख्या क्या आपके पास, x का मान कितना है, 12 36, और y का मान भी कितना है, 12 36। ये आपके पास वो संख्या आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको टुकड़ा करना है, जैसे कि टुकड़ा, और टुकड़ा करना भी मैंने आपको गुणनखंड विधि से समझाया है, तो उस तरह करना। बाकी आपको ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी संख्या आ जाएगी तो गुणनखंड विधि आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे, इसलिए इस तरह आपको करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना, 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूरा उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। आपको कहा गया कि दो मित्र है, अगर ये संभव है, मतलब ये आयु निकालना संभव है, तो आयु बताइए इन दोनों मित्रों की आयु क्या है। अब पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे दो मित्रों की आयु का योग कितना, 20 है, ऐसे समझिए बच्चों, आपके पास 10 रुपए, सॉरी 20 रुपए है, एक मित्र के पास 15 रुपए है, तो दूसरे के पास कितने रुपए रहेंगे, तो आप क्या करोगे, 20 में से 15 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा दूसरे के पास कितने आएंगे, 5 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 5। ऐसे इसने बोला कि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना, 20 है। मैं मान लेता हूं कि पहले के आयु कितनी है, x वर्ष है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष ही तो होगी, क्योंकि हम टोटल में से तो कम करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई इसकी क्या है। तो पहले के क्या है, x वर्ष है, तो दूसरे कितने हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से हमें हल करना है, तो हम मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है, मतलब वर्तमान आयु मान रहे हैं ना हम, तो है का मतलब वर्तमान है, x वर्ष है, तथा दूसरे मित्र की आयु, या आप ऐसे लगा दो, देखो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, दूसरे प्रथम मित्र की वर्तमान आयु लिख देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। प्रथम मित्र की वर्तमान
अगर दो तरीके से कर सकते हैं इसको, देखो एक तो मान लेंगे कि अगर ऐसा करना नहीं चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि ये ऐसे तरह का, अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने किया ना उस तरह, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इस तरह कर सकते हो। माना प्रथम मीटर की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, अक्ष है, तथा दूसरे मीटर की वर्तमान आयु, या तो आप मान लो वाई वर्ष मान लो, या फिर आप मान लो 20 माइनस अक्ष वर्ष है, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, तो मैं मान लेता हूं 20 माइनस अक्ष वर्ष है। कोई दिक्कत, आपको इस तरह मान सकते हो, या फिर आपकी जो भी है माना पहली संख्या, जैसे इसे मान लिया कि भाई पहले मित्र की आयु कितनी, अक्ष वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस अक्ष वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद में क्या लिखा है, अब इससे कितने वर्ष के बाद की पूछी है, 4 वर्ष पूर्व है। देखो ये तो वर्तमान पता चल कि अब कभी पूर्व जाना तो बच्चों क्या करना, माइनस करना है, और पश्चात जाना तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब बाद में, क्योंकि आप पीछे जाते तो हमारी उम्र कम ही कर सकते हैं, और आगे जाएंगे तो हमारी उम्र क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की तो पूछी है, तो आप क्या लिखो, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो अगर वर्तमान अक्ष है तो 4 वर्ष पहले के कितने हो जाएगी, अक्ष माइनस 4 वर्ष, ठीक है। अब दूसरे मित्र की निकालोगे, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 तो थी, 20 माइनस अक्ष थी, इसमें से कितने कम कर देंगे, 4, तो आपके पास कितना आ जाएगी, 16 माइनस अक्ष वर्ष। ये तो इनकी 4 वर्ष पहले की क्या होगी, आयु होगी। अब हमें लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से। अब इसने कहा क्या कहा कि 4 वर्ष पूरे इनकी आय का गुणनफल कितना, 48, तो आपके पास मतलब अक्ष माइनस 4 गुणा क्या बोला, 16 माइनस अक्ष, कितना आएगा आपके पास, 48 आएगा, ठीक है। अब इस अक्ष की, ये अक्ष की इन दोनों से गुणा करना, तो ये क्या आएगा, 16 अक्ष, अक्ष को 16 से करोगे 16 अक्ष, अब माइनस करना, माइनस अक्ष को अक्ष से गुणा करोगे, अक्ष स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 को माइनस 16 से गुणा करोगे तो 16 कितना, 16 चौक 64 अक्ष, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का, कितना हो जाएगा, 4 अक्ष बराबर कितना हो गया, 48। तो यहां से देखिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 16 अक्ष और प्लस 4 अक्ष कितना हो जाएगा, 20 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। इस माइनस 64 को उधर, इस पूरे पद को उधर ही ले जाओ सारे को, तो उधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष प्लस के 64 प्लस के 48 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष, 64 48 कितना होता है, 64 और 48, 12 2 से 11, 112 कितना हो गया, 112 बराबर 0। अब देखो आपको क्या करना बच्चों, यहां से आपको मूलों की प्रकृति निकालनी नहीं, ताकि आपको आगे और ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या देखना, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति याद कर लीजिए आप, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हम बता देंगे कि सॉरी ये संभव है क्या, इनकी आयु निकालना संभव नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा, 0 से छोटा हो तो संभव नहीं, और 0 से बड़ा हो तो संभव हो जाएगा। अब यहां से देखो इसके गुणांक में कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा दो, तो a का मान तो कितना आपके पास 1, b का मान आपके पास देखो, b का मान होता है ये वाला, तो ये हो गया माइनस के 20, c का मान होता है ये वाला, c बराबर कितना हो गया, 112। रखो यहाँ पे माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112 बराबर 0। 20 का स्क्वायर देखो, स्क्वायर किसमें प्लस, मतलब घात किसमें सम घात है, तो ये प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस, अब देखो 4 को 100 गुणा करोगे, 4 गुणा 112 बराबर 0, तो होगा 400 माइनस, तो यहां से कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 4, तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 48। क्या ये 0 से छोटा है, बड़ा है क्या 0 से, नहीं 0 से क्या है, ये छोटा है, तो 0 से छोटा तो हम कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, तो आप लिखो अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं तो आगे और करना पड़ता, आपको बहुत बड़ा करना पड़ता, इसके लिए यही छोड़ के आपको कर देना कि संभव नहीं है, क्योंकि आपको मूल्य की प्रकृति से ही पता चल जाएगा कि अगर माइनस में उत्तर आता है तो ये संभव नहीं है, अगर प्लस में आता है या 0 आता है तो संभव है। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता तो भी हम इसका मान निकालते, और अगर प्लस में आ जाता तो भी इसका मान निकाल लेते, किसमें आ गया माइनस में, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आपको उत्तर करना है, ये बिल्कुल आसान था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं। चलो तो बच्चों इस मॉडल पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
और परीक्षा में आने के चांस भी बहुत ज्यादा है, तो उसको ध्यान से समझना है। निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। आपको जो कोण दिया गया ना ए, जैसे कह रहे हैं न्यून कोण है, आपको सिद्ध करके लाना है। इस वाले को सिद्ध करना है, इस वाले को। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले वाले को, इस वाले को। तो यहां से हम ले चलेंगे, ये तो होती है एलएचएस और ये साइड होती है आरएचएस बराबर के उधर वाली, तो हम लेके चलते हैं एलएचएस। तो यहां क्या लिखा आपके पास, साइन ए प्लस कोस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, कोसेक कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो सरल समीकरण लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी सरल समीकरण आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लग रही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण लगाए दोनों में। तो यहां लगाओगे, तो यहां लगाएंगे तो हम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 फिर क्या आएगा, ए गुणा बी मतलब साइन ए, फिर क्या आएगा कोसेक ए प्लस, उसके बाद में क्या आएगा बी का स्क्वायर तो कोसेक का स्क्वायर, यह आएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस। ऐसे ही आपको इसको खोलना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा 2 गुणा क्या आ जाएगा, कोस ए सेक ए प्लस क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है, इस कोस को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कोसेक ए प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोस ए प्लस 2 कोस ए क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब मैं आपको कुछ सरल समीकरण बताऊंगा, तो वो ध्यान से आपको परीक्षा में भी लिखनी है, ये नहीं है। तो देखो आपको पहली बात तो आप जानते हो कि क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। चूंकि लगा के लिखोगे, यहां पे क्या लगाओगे, चूंकि, चूंकि हम जानते हैं। दूसरी बात आप जानते हो कि कोसेक, कोसेक ए बराबर कितना होता है, 1/साइन ए, और सेक ए बराबर क्या होता है, चूंकि सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। दूसरी बात आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, कि हमें तो उत्तर चाहिए टेन और कोट में, जबकि तो टेन और कोट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहां से हमने रिलेशन बनाया सारा। अब जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है, देखो साइन ए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहां लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस का तो इधर उधर लिख सकते हो, प्लस 2 गुणा, गुणा में ऐसे लिख लो साइन ए गुणा कोसे को क्या लिख सकते हो, 1/साइन ए प्लस कोसे को क्या लिख सकते हो आप, कोसे को लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला आपने काम में ले लिया है। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, यहां से 2 कोस ए, से को क्या लिख सकते हो, 1/कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आपकी बात टेन और कोट आ गया, क्या देखो साइन से तो साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर कितना हो गया, 1। यहां कितना बच गया, 2। यहां बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहां से कोट गया, यहां बच गया 2, यहां बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जरा गिनो इसे, 1 और 2 कितना, 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 आ गया टोटल। तो आप लिख सकते हो बराबर 7 प्लस क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये तो आपको सिद्ध करके लाना था ना, तो यही आपका उत्तर है। इस तरह आपको याद रखना, बस आपको इतना याद रखना कि आपको सरल समीकरण का यूज करना कहां पे है, क्योंकि हमें तो टेन और कोट में चाहिए, सारे को टेन और कोट में बदल दो, जो भी कटता है उसे काट दो। सरल समीकरण लगती है, इसने बोला कि सरल समीकरण का प्रयोग करना, जो भी सरल समीकरण लगती है उसमें लगाओ, लेकिन उत्तर किसमें आने चाहिए, टेन और कोट में। तो हमने टेन और कोट में बदल दिया पूरे को, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका अथवा वाला, ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए ये वाला भी देखिए आप, हमारा मॉडल पेपर आज समाप्त हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा, कम से कम 4 मॉडल पेपर हमने कर लिए हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे इसका भी, और आरएचएस लेके आएंगे बच्चों। तो यहां से लेके चलिए एलएचएस। तो एलएचएस के आपके पास मतलब
एल से राइट का मतलब बाया बाया भाग लेके चलना, दाया लेके आना आपको। 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए का क्या है होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब यहां से आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा सर्वसमीकरण का लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारे समीकरण लगाइए और उत्तर लेके आइए। तो यहां लगाएंगे तो क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 गुणा क्या होगा, ए गुणा बी मतलब 1 गुणा टेन ए, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बटे में। अब बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा कोट ए प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो देखो यहां से आपके पास क्या चलता आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, जो हो गया 2 टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 कोट ए प्लस कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, यहां से आप सही रूप में लिखिए इसे, तो इसे लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा आपके पास माइनस 2 टेन ए, ठीक है। बटे में क्या लिख सकते हो आप, ये वाला, तो यहां का 1 सॉरी 10 है ना, ये मैंने कोट लिख दिया क्या, तो यह आएगा टेन स्क्वायर ए। इसको लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। तो यहां से आप देखिए, ये अभी अभी सरल समीकरण लगाइए आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, यही होता है क्या। और इसका क्या होता है, या फिर और कोई तरीका हमें इसे आसानी से कर सकते हैं, तो जल्दी कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कोई और भी तरीका हो तो हम इसको जल्दी बदल दे। एक काम क्यों नहीं कर लेते बच्चों, हम इसको साइन कोस में बदल देते हैं ताकि और आसान हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको साइन कोस में बदल देते हैं पूरे को, ताकि और भी जल्दी हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसको साइन कोस में बदल दो। तो यहां से आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए कोस ए। जब भी ऐसा होता है तो आप लिख दो, और कोट ए बराबर क्या होता है आपका कोस ए बटे क्या होता है साइन ए। ये रखिए आप यहां पे, आसानी से हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए कोस ए, और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए साइन ए, और इसका क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो यहां से देखो, अब नीचे इसके नीचे एक लगा तो इसके, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, एक बार यहां तो आएगा कोस ए, ठीक है, जस्ट इसके नीचे लाइन है, ठीक है। तो यहां से देखो कोस ए में एक का भाग तो कोस पर जाएगा, तो ये तो हो गया कोस ए, और कोस में कोस का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। नीचे ऐसे यहां पे आपके पास क्या आएगा साइन ए। अब साइन में ए का भाग साइन में, तो साइन बढ़ जाएगा, साइन को एक से गुणा करोगे साइन ए, साइन ए में साइन ए का भाग गया तो जाएगा, एक बार ए को कोस से गुणा करोगे तो कोस ए। बस टोटल का क्या आपके पास होल स्क्वायर है। मैं एक बार देख लेता हूं क्या आपको सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यहां से, अब देखो बच्चों, ये वाला तो जाएगा ऊपर और ये आएगा इसके पास, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ए बटे में क्या आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। देखो जे इजी हो गया, और ये वाला होगा कोस ए, और ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या आपके पास होल स्क्वायर है। अब देखो ये दोनों ऊपर सेम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निशान में फर्क है, ये कोस प्लस का, ये माइनस का। तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस को अगर स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो किसका रूप लेके आ जाएगा प्लस का। तो यहां से आप लिखोगे साइन ए, ठीक है, ये तो रह जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और यहां से अगर जैसे ही आपने माइनस को कॉमन लिया तो ये तो बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जैसे यहां पे कॉमन लिया है माइनस का एक, तो वो किसके रूप लेके आएगा होल स्क्वायर का रूप लेके आएगा, और जैसे माइनस एक का आप होल स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा एक, और एक का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और साइन बटे कोस आपके पास क्या होता है साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या होल स्क्वायर।
साइन ए कोस क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए। ये आपका उत्तर है। तो ये कौन सा आ गया आपके पास, आरएचएस। इस तरह आपको हल करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा तो आप ज्यादातर उसको साइन कोस में बदल देना, बिल्कुल आसान हो जाए। उस तरह करते तो उत्तर तो आ जाता उस तरह, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, फिर हम फंस जाते, बोर्ड फिर बच जाता 2 बार, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन तो 3 नंबर का, काम कर दिया कितने लंबा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा मॉडल पेपर बच्चों 4 का समापन हो गया, तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के